यहां तक किसी को कोई दिक्कत थी? प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर क्या है? नीलगिरी तहर को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य को विकसित किया गया था? ऐसे कुछ प्रश्न जो आपको पता हो। वहां पर एक ऐसे पुष्प की प्रजाति पाई जाती है जो 12 साल में एक बार फूल खिलता है, जिसमें क्या नाम उसका? नील कुरिन नील कुरिंजी। नील कुरिंजी का एक दूसरा नाम भी हमने बताया था। नील कुरिंजी का दूसरा नाम क्या बताया था हमने? बताइए। नहीं पता है? स्ट्रॉबिलंथस कुंथियानस। बिलंथस कुंथियानस, ठीक है, इसका नाम है। और नीलगिरी तहर के बारे में हम सब कल बात कर लिए थे। आईयूसीएन के कौन सी लिस्ट में शामिल है ये? आईयूसीएन में ओके। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कौन सी अनुसूची में शामिल है? अनुसूची 1 अनुसूची 1 में शामिल है। वेरी गुड। चलिए फिर तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है जो हमने आप लोगों को बताया था, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर, ये क्या है भाई? इसमें क्या क्या किया जाएगा? सर 16 घास वन मैदान का पुनरुद्धार किया जाएगा। इसके तहत रेडियो कॉलरिंग, रेडियो टेलीमेट्रो के उपयोग से जीवों की संख्या में सिंक्रोनाइज तरीके से सर्वेक्षण किया जाएगा। हाँ, ठीक है। तो थोड़ा सा हमको इस तरीके से इसे याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम सब बात करेंगे। एक अगला टॉपिक की बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक है पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाया गया है ना? पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्या मामला रहा है इसका भाई? आज का नया टॉपिक है पेटीएम पेमेंट बैंक। क्या है ये? इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका पूरा नाम है पीपीबीएल, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया है ना? और इसके मोबाइल वॉलेट के संचालन पर रोक लगाई गई है खास तौर पे। इसमें देखा जाए तो ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी लेखा परीक्षकों की बाद के अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट में बैंक में लगातार गैर अनुपालन और निरंतर सामग्री पर्यवेक्षी समस्या का पता चल रहा था। ठीक है, मतलब ये इसमें है, जारी किए हैं कि आरबीआई ने लगातार, लिख लीजिए आरबीआई के निर्देश क्या रहे हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का मुख्य कारण यही रहा है। ठीक है, आरबीआई के निर्देश लिखिएगा। आरबीआई ने लगातार गैर अनुपालन और सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण 29 फरवरी, डेट याद रखिए, आरबीआई ने लगातार गैर अनुपालन, इसकी सेवाएं कौन कौन सी हैं, जो जिन सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया वो सेवाएं कौन कौन सी हैं? वो प्रमुख सेवाएं जरूर पता होनी चाहिए हमें। सेवाएं कौन कौन सी भाई, लिख लो तो। टॉपअप, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, फंड ट्रांसफर, ठीक है, यूपीआई, इन सभी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है ना? तो सर आप पेटीएम नहीं चलेगी इसमें क्या, देखिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो था उसकी एक मूल कंपनी है, उसका नाम है, उसका क्या नाम है? 197, ये पेरेंट कंपनी है। 197 कम्युनिकेशन, ओके, बात समझ रहे हैं ना? कार्रवाई किया है, उसका मुख्य कारण यह है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक 2018 से आरबीआई जांच कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, पेटीएम पेमेंट्स बैंक और इसकी जो मूल कंपनी है 197 कम्युनिकेशन,
इन दोनों में क्या हुआ कि आवश्यक सूचनाओं की कमी और चीन में कोई संस्था है वहां तक डाटा पहुंचाने की कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हुई है। ठीक है, इस वजह से आरबीआई ने कार्रवाई की इसमें। और इतना इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी तो समय हमें नहीं लग रहा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें होगा। ठीक है, इसमें एक चीज और देख सकते हैं हम लोग, इसमें हम देख सकते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड क्या है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के बारे में लिख लो आप लोग। ठीक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के बारे में लिख लो। ये क्या है? एक भारतीय भुगतान बैंक है, एक भारतीय भुगतान बैंक है। पहली बात तो ये लिख लो उसमें। स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना लिखिए 2017 में हुई थी। ठीक है, 2017 में ही इसे आरबीआई से भुगतान बैंक चलाने का लाइसेंस मिला था और नवंबर 2017 में इसको लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, इसने क्या किया, 2021 में अनुसूचित बैंक का दर्जा भी प्राप्त कर लिया। अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ 2021 में, लिख लीजिएगा 2021 में अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय यूपी में है, उत्तर प्रदेश में नोएडा में इसका मुख्यालय है, ये भी लिख लो। ठीक है, अब ये पेटीएम के एक हिस्से के रूप में काम करती है, ये भी ध्यान रखना है। इसकी जो मूल कंपनी है, मूल कंपनी के बारे में तो पहले भी बता चुके हैं, मूल कंपनी तो वही है 197 कम्युनिकेशन, इसकी मूल कंपनी ये है। ठीक है, इसमें दो शेयर धारक हैं। दो शेयर धारक कौन कौन से? एक नाम है विजय शेखर शर्मा, विजय शेखर शर्मा, इनके पास इसकी हिस्सेदारी है 51% की, जबकि 197 कम्युनिकेशन के पास हिस्सेदारी कितनी है? 49% की हिस्सेदारी है। ठीक है, प्रमोटर भी यही है विजय शेखर इसके। ओह, ठीक है, ये इतना हो गया। और याद रखना है पेटीएम के भी संस्थापक विजय शेखर शर्मा रहे हैं और यही पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे हम लोग, इसमें कुल ग्राहक जो है ना, पेटीएम पेमेंट्स बैंक में ग्राहकों की संख्या जो है, जो सत्यापित ग्राहक हैं, नो योर कस्टमर वाले सत्यापित ग्राहक हैं, उनकी संख्या है 100 मिलियन से अधिक। 100 मिलियन का मतलब कितना होता है? इसमें 8 मिलियन से अधिक फास्टैग इकाइयाँ भी हैं। आरबीआई के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये अपना पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में हो गया, इतना ही बहुत है। इसी में लगे हाथ आरबीआई के बारे में भी बात कर लेंगे हम सब। आरबीआई के बारे में वैसे आप लोगों को पता होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत, है ना। इसका केंद्रीय कार्यालय, जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय की बात है, तो इसका केंद्रीय कार्यालय बनाया गया था कहाँ पे? केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था जब इसकी स्थापना हुई थी, तब की बात है। ठीक है, बाद में 1937 में स्थायी रूप से इसके केंद्रीय कार्यालय को मुंबई में स्थानांतरित किया गया। लिख लीजिए 1937 में इसके केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। ओके, और फिर 1949 में इसका हो गया राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण हो गया इसका फिर 1949 में। ठीक है, अब इसमें अगर प्रश्न की बात कर लें तो प्रश्न कैसे बन सकते हैं? पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड हाल ही में चर्चा में रहा है, इसके बारे में निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो सही उत्तर का चयन करना है। मान लीजिए उसमें से एक स्टेटमेंट ऐसे आ जाए, आरबीआई के द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक की 2018 से जांच चल रही थी, ये बोल सकते हैं, या फिर छोड़िए उसको भी, आरबीआई के द्वारा घोषणा की गई है कि 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक को व्यावहारिक रूप से बंद कर दिया जाएगा। पहला स्टेटमेंट हो गया, है ना। दूसरा स्टेटमेंट हो सकता है, इसके बंद करने का प्रमुख कारण लगातार गैर अनुपालन और सामग्री पर्यवेक्षी चिंता रही है। दूसरा स्टेटमेंट आपके लिए बन सकता है, ठीक है ना। और भी स्टेटमेंट्स
इसकी प्रमुख सेवाओं में वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जैसी सेवाओं को बंद किया गया है। एक चौथा भी स्टेटमेंट दिया जा सकता है, और वो चौथा जो स्टेटमेंट होगा, सभी प्रकार के लेन देन और नोडल खातों का निपटान की अंतिम तिथि 15 मार्च 2024 निर्धारित की गई है, जिसके बाद किसी भी प्रकार के लेन देन की अनुमति नहीं प्राप्त होगी। तो ये 4 के 4 स्टेटमेंट सही होंगे ना? चारों स्टेटमेंट तो सही होंगे ना भाई? यस सर। नहीं, ये क्या है भाई? पंचायती राज संस्थाओं पर वित्त रिपोर्ट जारी हुई है आरबीआई की तरफ से। पहली बात तो किसने जारी किया, ये बात आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारा दिमाग चला जाता है पंचायती राज मंत्रालय की तरफ, है ना, या उससे संबंधित कोई डिपार्टमेंट है तो उसकी तरफ चला जाता है। तो आरबीआई द्वारा जारी किया गया है। कब जारी किया गया है? 24 जनवरी 2024 की बात रही है। और इसका जो शीर्षक रहा है वो पंचायती राज संस्थाओं का वित्त, इसी शीर्षक से ये रिपोर्ट निकाली गई है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि 2020-21 से लेकर 2022-23 तक क्या हुआ है कि 2,58,000 पंचायतों के आंकड़ों पर आधारित ये रिपोर्ट उनके वित्त और भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में उनकी भूमिका का आकलन प्रस्तुत करती है। जो रिपोर्ट आई है वो कौन से आंकड़े का प्रयोग किया है उसने? 2020-21 से लेकर 22-23 तक के। ठीक है, कितने पंचायतों का लिया है? तो 2,58,000 पंचायतों का आंकड़ा तैयार किया। ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। कब से कब तक का? तो 20-21 से 22-23 तक का है। ठीक है भाई, ये बात याद रखनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें क्या हुआ कि पंचायती राज के राजस्व स्रोत जो हैं, संपत्ति कर, पंचायती राज के राजस्व स्रोत क्या क्या है ये आपको लिख लेना चाहिए, इनके रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। एक मिनट रुकिए। राजस्व स्रोत क्या है? संपत्ति कर है, शुल्क और जुर्माना, ये इनका राजस्व स्रोत है, और जो कि सीमित भी हैं। ठीक है, मामूली हिस्सा भी है ये। इस रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि पंचायती राज का जो राजस्व स्रोत है वो ये 3 है। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये भी बात है कि पंचायती राज संस्थाओं को जो राजस्व आता है वो कहां से आता है फिर, क्योंकि ये तो सीमित मात्रा में है। तो 95% राजस्व आता है केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाले अनुदान के जरिए। 95% वहां से आता है। ठीक है, मतलब केंद्र और राज्य सरकारों पर उनकी अधिक निर्भरता होती है। पंचायती राज संस्थाओं की निर्भरता किसके ऊपर है? तो निर्भरता है आपके केंद्र और राज्य सरकारों के ऊपर। अभी आपसे ये प्रश्न इस तरीके के स्टेटमेंट देकर पूछा जाएगा तो पॉलिटी में चला जाएगा, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है तो ये करंट का भी मुद्दा आपके है। तो ये नहीं भूलना है, सिर्फ राज्य पर, ये केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों पर निर्भर करता है। ठीक है, स्थानीय करों के माध्यम से उत्पन्न राजस्व 2022-23 में कुल राजस्व में केवल 1.1% का योगदान था, जो आपका स्थानीय कर है। ठीक है, इनसे 22-23 में। ओके, ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। इसमें एक चीज और याद रखेंगे, और पंचायतों के राजस्व में देरी का एक कारण क्या है? पंचायतों के राजस्व में देरी होने का प्रमुख कारण क्या है? तो ये आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रश्न होगा पंचायती राज संस्थाओं की निर्भरता, पंचायती राज संस्थाओं की निर्भरता केंद्र और राज्य सरकारों पर अधिक होती है। सर मैडम का आवाज आ रहा है। सभी राज्यों के लिए पंचायतों का राजस्व व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.6%, 0.6% से भी कम है। सकल के बाद क्या बोले हैं? राजस्व व्यय राजस्व हस्तांतरण में अंतर्राज्यीय भिन्नताएं विभिन्न राज्यों में
पंचायतों को शक्तियों और कार्यों के हस्तांतरण में बताएं। विभिन्न राज्यों में पंचायतों को शक्तियों और कार्यों के हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भिन्नताएं मौजूद हैं। यह स्टेटमेंट आपको याद रखना है, इसमें नहीं है लेकिन फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा। पूरे भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना एक जैसी नहीं है। बात समझ रहे हैं ना भाई? जीडीपी सर याद पर आज मेरे टेस्ट में क्वेश्चन था डी। उच्च हस्तांतरण स्तर वाले राज्य, उच्च हस्तांतरण स्तर वाले राज्य बेहतर सामाजिक आर्थिक परिणाम दिखाते हैं। ये रिपोर्ट के अनुसार ही सब कुछ होगा, रिपोर्ट में ये बात बताई गई है। ठीक है, हो गया। सामाजिक आर्थिक परिणाम दिखाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लेना। पंचायतों के राजस्व में देरी का प्रमुख कारण, पंचायतों के राजस्व में देरी का प्रमुख कारण राज्य वित्त आयोग की स्थापना में, राज्य वित्त आयोग की स्थापना में विलंब होना है। ठीक है, हो गया। यहां तक क्लियर है? कुछ छूटा नहीं किसी का? नहीं सर, इतना धीरे धीरे सर। चलिए अब लिखिए, पंचायती राज के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। पंचायती राज के बारे में लिख लीजिए। क्या है पंचायती राज भाई? 1992 में एक संशोधन किया गया था ना। कौन सा संशोधन था? 73वां। क्या कहा गया था? इसमें 3 स्तरीय संरचना की बात की गई थी। 3 स्तरीय संरचना की बात हुई थी। मतलब 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को क्या किया गया? एक संस्थागत दर्जा देने का प्रयास किया गया था। ठीक है, संस्थागत दर्जा देने का प्रयास किया गया या संस्थागत बनाया गया, आप लिख सकते हैं संस्थागत बनाया गया था। ठीक है, 3 स्तरीय संरचना कौन कौन सी भाई? ग्राम स्तर पर होगी ग्राम पंचायत, लिख लीजिए ग्राम पंचायत। मध्यवर्ती स्तर पर आती है ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक पंचायत नाम सुना होगा आपने। और जिला स्तर पर कौन सा होता है? जिला परिषद। इन दोनों का जो चुनाव होता है कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यही एक संस्था है जिसका चुनाव होता है प्रत्यक्ष विधि से। ये पेपर अभी हाल में कोई पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए, ये पंचायती राज में कितने विषय हैं भाई? 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। 29 विषय शामिल किए गए हैं। अब देखिए वो विषय कौन कौन से हैं? कृषि और कृषि विस्तार, ऐसे सुन लो खाली। महिला बाल कल्याण, मछली पालन, लघु वन उत्पादन, परिवार कल्याण, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ग्रामीण आवास व्यवस्था, पेयजल मतलब पीने का पानी, मंडी और मेला, पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, फिर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पंचायत स्तर पर पुस्तकालय, खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग, ईंधन पशुचारे की व्यवस्था, सामाजिक वानिकी, फार्म और फॉरेस्ट्री, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको पीडीएस बोला जाता है, पंचायत स्तर की तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, ग्रामीण विद्युत। देखो पंचायत स्तर की तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा भी इसमें शामिल है, याद रखना भाई। ग्रामीण विद्युतीकरण जिसमें बिजली की सप्लाई भी शामिल है, ये भी इसी में आता है। लघु सिंचाई, जल व्यवस्था, वाटर शेड, पानी के बहाव वाला जो मामला है, विकास करना है तो ये भी इसमें शामिल है। भूमि सुधार, भूमि सुधारों को लागू करना, चकबंदी, भूमि सुरक्षा, ये भी इसी में आएगा। सामुदायिक संपत्ति, पंचायत की संपत्ति की देखभाल रख रखाव, फिर शिक्षा जिसमें प्राइमरी माध्यमिक शिक्षा भी शामिल है। फिर उसमें लघु उद्योग भी आएगा जिसमें कृषि उत्पादन को प्रोसेस करने का उद्योग रहेगा, है ना। उसको क्या बोलते हैं? फोर्टिफाइड वाला मामला, जैसे टोमेटो केचाप, अंकल चिप्स वाला मामला, ये सब। ठीक है, सड़क, पुलिया, पुल, रजवाहा, आने जाने के अन्य साधन की व्यवस्था करना, ये भी इसी में आएगा, पंचायती राज में ये। स्वास्थ्य स्वच्छता जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी, ये सब शामिल हैं। फिर समाज कल्याण, इसमें दिव्यांग मंदबुद्धि व्यक्तियों का कल्याण भी शामिल है और साथ ही साथ कमजोर वर्गों का भी कल्याण, विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के लोगों का कल्याण इसमें शामिल है। ये 29 विषय आपके पंचायती राज में शामिल है। खास करके आप नाम लेंगे तो 11वीं अनुसूची का।
ठीक है। अब पंचायती राज संस्था के वित्त स्रोत क्या क्या है, अभी हमने पहले ही बात कर रखा है क्या क्या इसके स्रोत हैं, भी चीजें हैं। आप जैसे अभी केंद्र और केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान, जो कर हस्तांतरण का मामला होता है केंद्र सरकार से मिला हुआ जो अनुदान होता है, एक ये है, लिख लो तो इसको लिख लो, पंचायती राज के वित्त स्रोत। वित्त स्रोत क्या है, लिख लीजिएगा, केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान। ठीक है, मतलब कर हस्तांतरण भी हो सकता है, आपके सामने ऑप्शन आ जाए कर हस्तांतरण भी लिख लीजिएगा। फिर केंद्र सरकार का अनुदान, अनुदान ये आ जाएंगे। उसके अलावा जो अभी हमने ऊपर बताया था टोल, उसमें कर आएगा, शुल्क, अनुदान, ये सारी चीजें उसमें रहेंगी। ठीक है, और इसके साथ साथ 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार पंचायती राज संस्थानों के पास एक अनुच्छेद की व्यवस्था की गई थी। अनुच्छेद का नाम है 243H। इसमें क्या मामला है, इसमें बताया गया है 243 अनुच्छेद लिख लेना, तो कर, शुल्क, टोल, शुल्क लगाने, एकत्र करने, आवंटित करने का अधिकार, ये सारी चीजें ये हैं इनके वित्त के स्रोत। ठीक है, लेकिन अब बात यह है जब इतना सारा सोर्स है वित्त का, तो समस्या क्या है, चुनौती क्या है इसके सामने, तो चुनौती भी लिख लेना इसकी, क्या है चुनौतियां। तो एक तो है सीमित कराधार, सीमित कर आधार, एक तो ये है। दूसरा प्रशासनिक बुनियादी ढांचे की कमी, बुनियादी ढांचे की कमी। ठीक है, और क्या है, प्रशिक्षित कर्मचारी की कमी, कर्मचारी की कमी। फिर क्या है, अस्पष्ट दिशा निर्देश, अस्पष्ट दिशा निर्देश। ठीक है, राजकोषीय स्थिति में सुधार कर सकते हैं, कैसे करेंगे, सुधार भी लिख लो भाई। सुधार क्या है, राजस्व सृजन क्षमता को बढ़ाना, राजस्व सृजन क्षमता को बढ़ाना, एक हो गया। दूसरा अनुच्छेद है 243I, अनुच्छेद 243I को प्रभावी ढंग से लागू करना, प्रभावी ढंग से लागू करना। ये क्या है, ये इसका मतलब है कि स्थायी वित्त आयोगों के माध्यम से उचित राजस्व बंटवारे की व्यवस्था होनी चाहिए। अनुच्छेद 243 क्लॉज I बोलता है ये बात। ठीक है, ओके। तीसरी बात क्या है, लिख सकते हैं वित्त पोषण सुनिश्चित करना। ठीक है, वित्त पोषण सुनिश्चित करना कैसे, बेहतर वित्तीय प्रबंधन हो सके, इसके लिए जरूरी है कि वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाए। तो बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए स्थानीय प्रशासनिक कौशल को मजबूत करने, उनकी योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन की जरूरत है, और उसके लिए चाहिए वित्त। ठीक है, वित्त पोषण अगर सुनिश्चित हो जाएगा तो ये सारे काम धड़ल्ले से चलेंगे। और में एक और पॉइंट आप जोड़ सकते हैं, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड के मॉडल को अपनाना, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड मॉडल को अपनाकर, वहां पे सर क्या मतलब इसमें है, बता रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है भाई, यहां पे क्या किया जाता है ना कि यहां की जो स्थानीय सरकारें होती हैं ना, वो राजस्व का प्रबंधन खुद करती हैं। देख सकते हैं विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने का क्या मतलब है, किस मामले में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है,
आवश्यकता और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए समुदाय विशिष्ट निर्णय लेने में स्थानीय नेताओं को सशक्त बनाया जाए। स्थानीय नेताओं को सशक्त बनाया जाए। पंचायती राज की प्रमुख सीमाएं कौन कौन सी हैं? किसी को कुछ पता है इसके जी बारे सर, में? एससी एसटी के महिलाओं को उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया है। और उसके बाद कुछ पंचायती जैसे पॉक्सो उम्मीदवार का कब्जा उसमें देखने को मिला है कुछ उम्मीदवार में। और एक विश्व बैंक का एक रिपोर्ट आया है जिसमें उसकी क्षमता और उसके संसाधन की महत्वपूर्ण विभिन्नता सामने आई है। इनके जो पॉइंट्स इन्होंने बताया समझ गए आप लोग? नहीं सर। पहला पॉइंट तो ये लिख लो कि बुनियादी जरूरतों की कमी है। बुनियादी जरूरतों की कमी है। बुनियादी जरूरत में बुनियादी कर्मचारी भी आ जाएंगे, बुनियादी ढांचे भी इसमें शामिल हो जाएंगे। उन सब की कमी है। एक तो लिमिटेशंस ये हैं इस पे। और ध्यान रखना ये टॉपिक खत्म होगा, इसके बाद हम 2 प्रश्न कम से कम बोलेंगे। ठीक है, चलिए। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है? ये जो अभी इन्होंने रिपोर्ट बताया है, एक रिपोर्ट आई है 2018 की रिपोर्ट है। उसमें यह बताया गया कि जो पंचायती राज संस्थान हैं उनकी क्षमता, पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता के साथ साथ उनके संसाधन कैसे हैं? भिन्न प्रकार के हैं। भिन्न प्रकार के हैं। ये क्या मतलब है? भिन्नता क्या मतलब? उन संसाधनों में भिन्नता देखने को मिलेगी। जाहिर सी बात है, अगर भारत में या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में अगर विविधता देखने को मिलती है तो विकास का रास्ता भी उन्हीं भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए, जो विकास का मॉडल होगा। मैदानी क्षेत्र में विकास के लिए जरूरी है कि सड़कें होनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र में परिवहन का साधन के विकास के लिए क्या करना चाहिए? तो एक जो उड़न खटोला टाइप का आता है ना, रोपवे, उनका विकास किया जाना चाहिए। दोनों परिवहन के साधन ही हैं। बात समझ आए ना? ये सीमा है इसकी। इसके अलावा जो पंचायती स्तर पर काम काज होते हैं ना, उनमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी एक सीमा के रूप में शामिल है। राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक हस्तक्षेप, ओके। इसके अलावा आरक्षण का खूब डंका पीटा गया है। पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की कोशिश भी की गई है, फिर भी आज के समय में एससी एसटी या समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, महिलाएं भी उसमें शामिल हैं, इनका अभी भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, एससी एसटी, महिला का पर्याप्त प्रतिनिधित्व का ना होना। बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई, फिर भी ऐसा है। ओके। कहीं जैसे मान लीजिए कोई आरक्षित सीट है, महिला आरक्षित सीट है, या फिर एससी एसटी आरक्षित सीट है, तो वहां पे क्या देखने को मिलता है आपको? महिला आरक्षित सीट होगा तो प्रॉक्सी उम्मीदवार के रूप में उसका पति सामने रहेगा, है ना? प्रॉक्सी उम्मीदवार का कब्जा देखने को मिलेगा। महिला है तो उसका पति रहेगा, किसी की बहन बेटी है तो उसका भाई या उसके पिताजी रहेंगे। ये कोई एससी एसटी टाइप का है तो जाहिर सी बात है उस सीट पर किसी न किसी सवर्ण का कब्जा होगा। बात समझ रहे हैं ना? आप लोग भी गांव एरिया में कहीं ना कहीं ऐसे आप देखे भी होंगे। बात करें सीमाओं की ही बात कर रहे हैं तो जनता में जागरूकता की भी कमी है। जागरूकता की भी कमी देखने को मिलती है। लोगों को पता ही नहीं है कि पंचायत स्तर पर कौन कौन से काम होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। ओके, बात समझ रहे ना भाई? बात करें अब पंचायती राज की सफलता। पंचायती राज की सफलता क्या है? सफलताएं क्या क्या है भाई? 2021 तक का आंकड़ा है
करीब 2.5 लाख पंचायतें हैं। सॉरी, 2.5 लाख लिखना था, ठीक है, गलती कर दिए। 2021 का मामला है, में 2.5 लाख पंचायतों की बात है। ये पंचायतें कैसी भाई? इनमें गांव, मध्यवर्ती, जिला स्तर पर लगभग 30 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल हैं। इस 2.5 लाख ग्राम पंचायत में लगभग 30 लाख प्रतिनिधि हैं। ओके, इस समय वही 2021 तक की ही बात होगी, इससे आगे की तो बात होगी भी नहीं। करीब आरक्षण की बात करें तो 24% पंचायत स्तर पर 24% सीट किसकी है? एससी के लिए है ना। 17% किसके लिए है? एसटी के लिए है, यही है ना। और 44% सीट किसकी है? महिला के लिए है। यह भी क्या है? एक सफलता है। बात समझ रहे हैं ना? जी सर। सफलता में 2 पॉइंट्स जुड़ गए हमारे, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, इसने पंचायती राज स्तर ने क्या किया कि लोगों की निर्णय लेने में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी को बढ़ावा दिया है। निर्णय निर्माण की क्षमता में जन भागीदारी को बढ़ावा मिला है ना। बढ़ावा दिया किसने? पंचायती राज संस्था ने ऐसा किया भाई। आज सब लोग बात करता है, कल को वोट मांगने आए फिर बताएंगे हम, है ना। हमारे यहां नाली नहीं बन रही, हमारे दरवाजे पर नाली बह रही है, प्रधान जी आओ अगली बार फिर बताते हैं तुम्हें, इंतजार करेंगे हम भी। सबको पता है किसी के दरवाजे पर नाली नहीं खोली जा सकती। सड़कें साफ सुथरी होनी चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए ताकि बारिश में कीचड़ ना फैले सड़क पे। सबको ये बात पता हो गई है। बात समझ रहे हैं ना भाई? इसके साथ साथ यस सर। जो ग्राम विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं, ग्राम विकास योजनाओं में भी लोगों की भागीदारी में वृद्धि देखने को मिली है। समुदाय को जो सदस्य हैं उनकी भागीदारी में वृद्धि हुई है। 100 दिन का गारंटी युक्त काम मिलेगा। 100 दिन का हर हालत में मिलेगा ही मिलेगा। 15 दिन अगर लेट लतीफ हो जाता है काम मिलने में अगर 15 दिन का लेट लतीफ होता है तो प्रधान से भरपाई करवाई जाती है। यह बात सबको पता है ना। यह पंचायती राज के माध्यम से ही संभव हुआ है, कोई और नहीं। इसमें और क्या होता है? मिलना जुलना लगा रहता सबका, क्योंकि सबको पता है 5 साल में भैया चुनाव होना है, प्रधान जी काम नहीं कर रहे हैं, अब की बार नाली वाली नहीं बैठा रहे हैं सही से, इनको छोड़ दो। अब की बार इनको वोट ही नहीं देना है। हमारा अपना पूरा परिवार, हमारा 50 वोट हमारे हाथ में है, हम एक वोट भी नहीं देंगे प्रधान जी को अब की बार। ये बात सबके दिमाग में, सबके यहाँ चलती होगी चर्चा। और जिसके घर में 50 वोट है ना, वो समझ लीजिए एक राजा है। उसके दरवाजे पर प्रधान जी रोज चाय पीने आएंगे, हो सकता है झाड़ू भी मार दे प्रधान जी, चुनाव आने पे तो मरबे करेंगे हर हालत में, क्योंकि पता है उनको ये 50 वोट बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो नियमित बैठकें होती हैं, अब लोगों का जमावड़ा भी लगता है, नियमित रूप से लगता है। उनकी ऑडिट होती, भैया कितना खर्चा हुआ। आप देखते होंगे गांव एरिया में एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया जाता है, यहां से वहां तक कच्ची सड़क, दूरी 1 किलोमीटर, 500 मीटर, खर्चा इतना। यहां नहर की सफाई हुई, छोटकी नहरी की सफाई हुई 500 मीटर तक, उसका खर्चा इतना। मनरेगा के तहत इतना तालाब खुदाया गया, इसका पैसा इतना। ये सब लिखा हुआ रहता है। क्यों लिखा रहता है? ताकि लोगों को पता रहे। बात समझे? उसी के आधार पे काम का जायजा लिया जाता है, कैसा काम चल रहा है। तो पंचायती राज के ही माध्यम से संभव हुआ कि लोगों की नियमित बैठकें, मतलब मिलना जुलना तय हो गया, ठीक है। साथ ही साथ यह भी तय हुआ कि जो सार्वजनिक धन है, क्योंकि सबको पता है ये बात कि ग्राम समाज जो होता है ना, पंचायत स्तर जो होता है, वहां पे एक लैब टाइप का होना चाहिए जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे, एक पंचायत भवन होना चाहिए, एक ये वाला भवन होना चाहिए, तो एक पार्क टाइप का होना चाहिए, एक बगिया टाइप का होना चाहिए, नाली नाला खूब अच्छा होना चाहिए, सड़कें पक्की होनी चाहिए, खड़ंजा जरूर बिछा रहना चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी ही चाहिए, घर के सामने घास नहीं जमनी चाहिए, मच्छर उड़ रहे हैं तो उनके लिए दवा फेंकनी चाहिए। सबको पता हो गया है। अब पता चले कि खड़ंजा बिठवा दिया। खड़ंजा बैठवाने में 2 तरीके का ईंटा का प्रयोग होता है, एक होता है लाल वाला, एक होता है पीला वाला।
पता चले प्रधान जी पीला वाला बैठा दिए हैं, पैसा तो खर्चे हो गया ना। लोग देख के बोलेंगे नहीं एक महीने में टूट जाएगा, प्रधान जी क्या कर रहे हैं, लोग शिकायत करेंगे जाके, क्योंकि उनको पता है खड़ंजा बनवाने, नाली बनवाने के लिए जिस ईंटा का प्रयोग किया जाता है वो ललका ईंटा है। बात समझे? डोम ईंटा बोलते हैं, जो पीला वाला होता है उसको डोम ईंटा बोलते हैं, डोमा बोलते हैं, हाँ उसको डोमा बोलते हैं। हाँ ठीक है, तो उनको ये बात पता है कि सार्वजनिक रूप से धन है, पैसा आया हुआ है, वो सब हम सबकी भलाई के लिए आया हुआ है, उसका यूज भी हम सबकी भलाई के लिए ही किया जाना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ये बात संभव हुई है कि लोगों को इतनी जानकारी हो चुकी है। सार्वजनिक धन का कुशलतम प्रयोग, इसके अलावा ये जो पंचायतें हैं ना कहीं समावेशी विकास पर जोर देती हैं, समावेशी विकास और समानता पर जोर देती हैं। यह भी एक उपलब्धि ही है, सफलता ही है इसकी, है ना। तो ध्यान रखना भाई, इसमें आगे कौन सी तकनीक और अपनाने की जरूरत है कि जिससे पंचायती राज व्यवस्था सफलता से सफलतम की ओर बढ़ सके, आगे की राह के रूप में भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे की राह, ऊपर कुछ समस्याएं थी, चुनौतियां थी, वो आप बता सकते हैं, वो चीजें आप आगे की राह के रूप में बता सकते हैं, सिंपल सा है। तो वित्तीय स्वायत्तता को मजबूती प्रदान करना, वित्तीय स्वायत्तता को मजबूती प्रदान करना, ठीक है। दूसरा, नए वित्त पोषण तंत्र, नए वित्त पोषण तंत्र का पता लगाना। जैसे हमने कल बताया था कि तालाब में मछली पालनी किसी को, तो उससे प्रधान जी का सेट हो जाएगा, भाई इतना टैक्स देना पड़ेगा, इतना टैक्स दे दो, साफ सफाई ध्यान रखना। सड़क बनवा लो, क्योंकि गाड़ियां आपकी आएंगी तो सड़कें टूटेंगी, तो गाड़ी आने के लिए सड़क अच्छी खासी होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, एक सिंपल वे में चलने लगेंगी, उससे पैसा भी आएगा पंचायत के पास, है ना, उस पैसे का दूसरी जगह यूज भी हो जाएगा। बात समझे? ओके, एक कार्यक्रम चलाया गया है PEAIS। ये क्या है? पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन कार्यक्रम, या फिर बोले तो योजना। ऐसे ही ना, अब ये जो है ना एकीकृत जैसी योजना है, ऐसे ही अलग अलग चीजों की अलग अलग तरीके से योजनाएं चलाई जानी चाहिए की जरूरत है, ताकि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विकास का मॉडल अपनाया जा सके। ठीक है, ओके, तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। आरक्षण नीति का प्रभावी क्रियान्वयन, आरक्षण नीति का प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाए जाने की जरूरत है, अपनाए जाने की जरूरत है। ठीक है, हो गया भाई? यस सर। आप देखिए, पंचायती राज के लिए कई सारी समितियां बनाई गई थी, उन समितियों के बारे में पता होगा आप लोगों को, नो डाउट भाई, पहले से भी आप लोगों को पता होगा, आप लोग समझदार तो है ही है। ठीक है, उन समितियों के बारे में बताना जरूरी है क्या? जैसे एक समिति है बलवंत राय मेहता समिति, BR मेहता, कब बनाई गई? 1957 में। ठीक है, त्रिस्तरीय राज प्रणाली की सिफारिश की थी इसने। इसमें ग्राम पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पर होगी, और एक होगा जिला परिषद जो कि जिला स्तर पर रहेगा। दूसरी जो समिति बनाई गई अशोक मेहता समिति,
याद रखना, अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायत की बात भी की थी और आरक्षण व्यवस्था की भी बात की थी, इन्होंने ही। अशोक मेहता समिति बनी थी 1977 में। वित्तीय संसाधन और कार्यात्मक स्वायत्तता को मजबूती प्रदान करने पर ध्यान देने की बात कही थी अशोक मेहता समिति ने, ठीक है। फिर एक आई 1985 में जीवी के राव समिति। ये क्या है भाई? इसने बोला कि भाई चुनाव, महिला, ये जो समुदाय हैं, अन्य जो समुदाय हैं, इनमें कम से कम अधिक से अधिक भागीदारी की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा भागीदारी जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक पंचायती राज को सफल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। फिर एक आई एल एम सिंघवी समिति। यह समिति 1986 में बनी थी। इसमें क्या था भाई? इसने वित्तीय बाधाओं को दूर करने और पंचायतों की प्रशासनिक क्षमता में सुधार करने के लिए कुछ उपाय बताए थे। उन उपायों के बारे में इन्होंने बताया था। कौन सी समिति थी? एल एम सिंघवी समिति। और एल एम सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने ही क्या किया था? पंचायत व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात भी की थी, है ना? ये बात भी पता होगी आप लोगों को। पंचायत व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने के लिए उन्होंने ऐसा बोला था। फिर एक समिति आती है पी के थुंगन समिति। इस समिति ने क्या कहा? चुनावी सुधार, पंचायत को ज्यादा से ज्यादा शक्तियां प्रदान की जाए और इनके कार्यों का हस्तांतरण किया जाना चाहिए। कौन कौन से काम करने में सक्षम हैं, वो सारी चीजें इनको बताई जानी चाहिए। एक समिति और आई थी, इसका नाम लिख लो, जरूरी है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी जल्दी। हरलाल सिंह समिति। ये कब बनी थी भाई? 1990 में। हरलाल सिंह, पूरा नाम है हरलाल सिंह खर्रा समिति, ठीक है। 1990 में आई थी। इन्होंने क्या कहा कि समय पर चुनाव सुनिश्चित किया जाए। समय पर चुनाव, और क्या बोला था इन्होंने? जवाबदेही तंत्र को मजबूत करने पर, जवाबदेही तंत्र को मजबूत करने की बात बोली थी इन्होंने, करने की आवश्यकता पर बल दिया था इन्होंने, ठीक है। एक समिति और है, नाम हो सकता सुने हो आप लोग, नटराजन समिति। नाम सुना आप लोगों ने इस समिति का? यस सर। नटराजन समिति आई थी, ये आई है 1996 में। तो नटराजन समिति कब आई? 1996 में। इसमें लिख लीजिए 73वें संशोधन के कार्यान्वयन का आकलन किया। 73वें संशोधन के कार्यान्वयन का आकलन किया और शक्ति तथा संसाधनों के हस्तांतरण की सिफारिश की। हमने बोला था कि आपने से कोई क्वेश्चंस हमको भेज दीजिएगा लिख के, सिर्फ क्वेश्चंस भेजने की बात बोले थे। अभी आप में से किसी ने भेजा नहीं है ना। यहां तक हो गया नटराजन समिति कंप्लीट कि कुछ छूटा है? सर रिपीट कीजिए। 73 संशोधन। विक्रम सिंह मलिक समिति भी पंचायती राज सुधार से संबंधित समिति है और ये आई थी आपकी 2001 में। इसमें क्या बोला गया है लिख लीजिएगा। पंचायती राज संस्थाओं में भ्रष्टाचार को दूर करने, पंचायती राज संस्थाओं में भ्रष्टाचार को दूर करने और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए उपाय बताए। फिर एक आती है सच्चर समिति 2006 में। सच्चर समिति 2006 में आती है। इसका क्या रहा मामला लिखिएगा। महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व, महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण की आवश्यकता पर बल दिया। ओके। एक और समिति है राजवाड़े समिति।
ये आई है 2017 में आई है ना, हाँ 2017 में ही आई है, ठीक है। इस समिति का क्या मामला है, लिखिएगा। ग्राम सभाओं के कामकाज की समीक्षा की, ग्राम सभाओं के कामकाज की समीक्षा की और भागीदारी तथा प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, भागीदारी तथा प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश की। हो गया, यस सर। ठीक है। प्रश्न का तरीका यह हो सकता है, आपसे पूछा जाए कि हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी पंचायती राज रिपोर्ट के बारे में निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। पहला स्टेटमेंट हो जाए, इस रिपोर्ट का शीर्षक पंचायती राज संस्थाओं का वित्त नाम रखा गया। पहला क्या बोलते हैं, पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा क्या हो जाए, रिपोर्ट के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों पर पंचायतों की अधिक निर्भरता है, यह निर्भरता होती है, दूसरा स्टेटमेंट हो जाए। तीसरा स्टेटमेंट हो जाए, रिपोर्ट के मुताबिक ही, क्योंकि रिपोर्ट के बारे में ही बताना है, उच्च हस्तांतरण स्तर वाले राज्य बेहतर सामाजिक आर्थिक परिणाम दिखाने में सक्षम नहीं है। तो इनमें से कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे भाई, कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे, बोलिए ना भाई। तीनों सही है। ऐसे ही मेंस का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आरबीआई की हालिया रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति को, बोलिए सर। आरबीआई की क्या बोले थे, आरबीआई की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति का आकलन करें। एक सिंपल सा प्रश्न हो गया, ठीक है। आरबीआई की पंचायती राज संस्थाओं के वित्त पर आई रिपोर्ट की चर्चा करते हुए, सर वित्त पर आई रिपोर्ट की चर्चा करते हुए पंचायती राज सीमाओं का वर्णन कीजिए, साथ ही पंचायती राज संस्थाओं की सफलता का वर्णन करते हुए इसमें किए जाने वाले प्रमुख सुधारों की चर्चा करें। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, ये भी प्रश्न हो जाएगा। पंचायती राज संस्था से संबंधित, पंचायती राज संस्था से संबंधित विभिन्न समितियों का वर्णन करते हुए पंचायती राज के समक्ष आने वाली चुनौती और उपायों का विश्लेषण करें। हो गया? जी सर। नैन्सी आप भी लिख लिए? यस सर। ओके बच्चा, ठीक है। एक और प्रश्न हो सकता है इसमें, पंचायती राज संस्था से संबंधित, पंचायती राज संस्था के वित्त से संबंधित आरबीआई की रिपोर्ट का वर्णन करते हुए पंचायती राज संस्था की समीक्षा करें, नहीं समीक्षा नहीं करना है, व्याख्या नहीं करना, हाँ, पंचायती राज संस्था की विवेचना कीजिए। विवेचना करने का मतलब बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है।
इसमें क्या क्या बताना है, आरबीआई की रिपोर्ट बतानी है एक चीज, दूसरे नंबर पे बताना है विवेचना जब करनी होगी तो आप इसकी उपलब्धि बताओ, उपलब्धि या सफलता, उसके बाद आप इसकी सीमाएं कौन कौन सी, लिमिटेशंस क्या क्या है वो बताओ। आगे चलकर आप अपने विचार रखते हुए आगे की राह के रूप में निष्कर्ष दे दोगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, अभी इसमें इसी तरीके से कम 8 से 10 प्रश्न हो सकते हैं इसी एक टॉपिक में, बात समझ रहे हैं ना आप लोग? कम से चारों कम प्रश्न हैं इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। कंगारू छिपकली की बात करेंगे आज। ठीक है, कंगारू छिपकली है एक, जाहिर सी बात है छिपकली की ही प्रजाति होगी, है ना? कंगारू जैसी आकृति होगी हो सकता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है कंगारू छिपकली। फिर नई प्रजाति की खोज हुई है, ध्यान रखना है। कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? शिवगिरी पहाड़ी पर, शिवगिरी पहाड़ी में खोजी गई है। ठीक है, ध्यान रखना और याद रखना है बेडडोमी और अगस्त्य गामा जीनस, सॉरी ये जो है ना बेडडोमी की एक प्रजाति है, सॉरी अगस्त्य गामा, अगस्त्य गामा जीनस की दूसरी प्रजाति है, ये आपको याद रखना है। अगस्त्य गामा जीनस की ये दूसरी प्रजाति है। अगस्त्य गामा जीनस की एक और प्रजाति है जिसका नाम है बेडडोमी, ये पहले खोजी गई थी और कंगारू छिपकली अभी खोजी गई है, तो 2 प्रजातियां अभी हो चुकी हैं। ठीक है, इसके नाम की बात करें तो इसका नाम जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन का एवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबली एंडेंजर्ड EDGE कार्यक्रम के नाम पर अगस्त्य गामा एज या फिर उत्तरी कंगारू छिपकली रखा गया है। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम क्या रखा गया है? दूसरा नाम है उत्तरी कंगारू छिपकली। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है, याद रखने की जरूरत है। इसके बारे में अगर बात करें तो ये अगामिडे परिवार से संबंधित है। कंगारू छिपकली का परिवार कौन सा है? तो परिवार है अगामिडे, अगामिडे परिवार से संबंधित है। ठीक है, इसके थूथन वेंट की लंबाई होती है 4.3 सेंटीमीटर और इसको पहली बार 2015 में खोजा गया था, सॉरी 2015 में पहली बार देखा गया था केरल में, वो भी इडुक्की में। ठीक है, इडुक्की में कब देखा गया था? ये महाबली मेंढक की खोज अभियान के दौरान इसको देखा गया था। ठीक है, चलिए इसकी विशेषता क्या है? विशेषता लिख लेंगे हम लोग। विशेषता क्या है इसकी? विशेषता है ये पेड़ और पर्वत पर नहीं चढ़ पाते, और मछली छिपकलियां चढ़ लेती हैं लेकिन ये नहीं चढ़ पाती, पेड़ पर्वत पर नहीं चढ़ पाती है, ये एक विशेषता है इसकी, नहीं चढ़ पाती। दूसरी बात, ये ज्यादातर अधिकतर स्थलीय होती है, अधिकतर स्थलीय होती है। याद रखना ये कहाँ रहेगी? घने पत्तों और कूड़े वाले क्षेत्र में, कूड़े वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, कूड़े वाले क्षेत्र में पाई जाती है। छोटे कीड़ों को खाती है, ये ध्यान रखना, छोटे कीड़ों को खाती है ये। साथ ही साथ ये जो दौड़ती है ना, तेजी से दौड़ती है, अन्य छिपकलियों की अपेक्षा तेजी से दौड़ती है ये बात भी याद रखनी है अपने को। ठीक ना? अब आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न भी, हाल ही में खोजी गई छिपकली कंगारू छिपकली प्रजाति के बारे में निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। इसकी खोज कहाँ की गई? शिवगिरी पहाड़ी पर, तमिलनाडु में। दूसरी बात, ये अगस्त्य जीनस की दूसरी प्रजाति है, ये नाम ये भी याद रखना है। एक और स्टेटमेंट आ जाए इसे उत्तरी कंगारू छिपकली भी कहा जाता है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे।
विशेषता के बारे में अगर बात हो जाएगी, पेड़ और पर्वत पे नहीं चढ़ पाती है, ज्यादातर वो स्थलीय भाग में ही रहना पसंद करती है, घने पत्तों कूड़ा वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी, छोटे कीड़ों को खा लेती है, तेजी से दौड़ती भी है। ओके, इतने सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ओके, ठीक है भाई, इस वाले ओके सर। या कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। ओके, चलिए सही है। तो हमने मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की बात पहले भी कर रखी है, वो जनवरी में ही हमने बात की थी, मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की बात। ठीक है, सिंपल से थोड़ी छोटी तो इसकी बात करेंगे, थोड़ा बहुत इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मेलानिस्टिक टाइगर सफारी, मेलानिस्टिक टाइगर सफारी कहाँ पे? उड़ीसा में। पहली बात तो ये याद रखना, उड़ीसा में स्थापित करने की घोषणा की गई है, दुनिया की पहली है ये भी याद रखना, बिहार में भी तो है सर। दुनिया का पहला, उड़ीसा का ही बात हो रहा था उस समय भी हुआ था मेलानिस्टिक सफारी का, दुनिया का पहला है। जगह का नाम है उड़ीसा में एक जगह है, जिला है मयूरभंज, मयूरभंज जिला है, जगह का नाम है सिमलीपाल, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। ठीक है, मेलानिस्टिक पार्क सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? सिमलीपाल में ही पाए जाते हैं। मेलानिस्टिक जो बाघ होते हैं ना, मेलानिस्टिक जो बाघ होते हैं, उनके शरीर पर जो काले काली धारियां देखने को मिलती हैं वो बहुत गाढ़ी होती हैं। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहें तो 1 मिनट रुक जाए भाई। ठीक है, तो ऐसे होते हैं ये, इन पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन पे देखिए धारियां भी होती हैं, पीठ पे, पीठ इनका पूरी तरह से काला ही होता है ना, ये आप देख सकते हैं। इनके चेहरे पर देखेंगे तो मूंछ है इनके चेहरे पे, आंखें देखेंगे जहां से आंसू गिरते हैं वहां पे कोई काला घेरा नहीं दिख रहा है, ये बात भी आपको याद रखनी है, यूपीएससी लेवल से बता रहे हैं। इनका जो माथा है, माथा देख रहे हैं जैसे लग रहा है कि कुछ सजावट का सामान लगाया गया है, ऐसा दिख रहा है ना इनके माथे पे, मांग जो इनका सजा हुआ, नहीं? ये सब ब्लैक यहाँ पे है। इनके नाक पे चितकबरापन कोई नहीं है, मूंछ इनके है, कान भी इनके देख सकते हैं हम। ठीक है, और पैर इनका नहीं दिख रहा, इसमें पैर ये दिख रहा है, इनका पंजा देख रहे हैं, ये जो नॉर्मल होता है वो देखो ऐसे है, ये वाला ऐसे है, दोनों में अंतर है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, दोनों में ये अंतर है, याद रखना इसको भाई, इस तरीके से है। और यहाँ पे देखो गर्दन के नीचे क्या है, जहां पेट इनका वो सफेद सफेद दिख रहा है। ठीक है, सफेदी भी है उसमें। ओके, इन्हीं सब विशेषताओं के कारण इसको बोला जाता है, क्या बोला जा सकता है? ब्लैक टाइगर। अरे करिया करिया नहीं दिख रहा है, हैं? पहले का याद करो, जब गांव में किसी बच्चा होता था काला, वो सांवला रहे, बहुत ज्यादा सांवला हो, उसका नाम क्या रखेंगे? करीवा, है ना, कलुआ। और जो गोरा हुआ उसका नाम गोरया, गोरया, गोरेलाल, है ना, ऐसे नाम रखते हैं। बात समझ रहे हैं ना, तो ऐसे समझ लो एक करीवा है। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। तो ब्लैक टाइगर इसको बोलते हैं, ये हमको ध्यान में रखना है। याद रखना, ये जो मेलानिस्टिक टाइगर है ना, ये ब्लैक टाइगर, सॉरी, बंगाल टाइगर की दुर्लभ प्रजाति है, बंगाल टाइगर की दुर्लभ प्रजाति है ना, ये बात याद रखनी है इसमें। अच्छा, आपको पता है जियो टैगिंग क्या होती है? जियो टैगिंग, जियो नहीं पता सर, कल के ऑप्शन में था, कल के क्वेश्चन में था सर, उसका दिल्ली आंसर था। जियो टैगिंग किसी फोटो वीडियो की फाइल के साथ उसकी भौगोलिक स्थिति की सूचनाओं को संलग्न किया जाता है। मान लीजिए लाकाडोंग हल्दी है ना, बात समझे, लाकाडोंग हल्दी है, यस और कतरनी चावल है, ये सब क्या है? इनको एक टैग लगा दिया जाएगा कि इनका उत्पादन यहां से होता है, उनके भौगोलिक परिदृश्य को बताने के लिए। ठीक है, उसी को जियो टैगिंग बोलते हैं, वो जो ठप्पा मारा जाता है। बात क्लियर है? इसमें क्या होता है, सटीक जानकारी प्राप्त करना आसान होता है। और ध्यान रखना, जियो टैगिंग के माध्यम से मनरेगा कार्यक्रम के तहत होने वाले कार्यों की निगरानी की जाती है। ओके, ध्यान रखना। एक शब्द है एल पेंगलो। एल पेंगलो क्या है? एल पेंगलो क्या है भाई? ये एक प्राकृतिक घटना होती है, ध्यान रखना है,
प्राकृतिक घटना होती है। इसमें सूर्य का उदय या अस्त होने के दौरान जब पर्वतीय ढलानों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य की किरणों के कोण और वायुमंडलीय स्थिति मतलब बादल, आर्द्रता, कण के कारण ये ढलानें कैसी हो जाती हैं, गुलाबी टाइप में हो जाएंगी, लाल हो जाएंगी या फिर नारंगी टाइप में हो जाएंगी। उसी को बोला जाता है एल्पिनो। ठीक है। मेलानिस्टिक के बारे में अभी हमने बता दिया। मेलानिस्टिक जो होता है मेलानिज्म से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है काला, काला रंग। ठीक है। जीनो ट्रांसप्लांटेशन भी आपको पता होगा। मोलनिया कक्ष क्या है? मोलनिया कक्ष, मोलनिया कक्ष ये क्या है? ध्रुवीय क्षेत्रों में संचार संपर्क के लिए उपग्रह को जिस कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है उसे ही बोलते हैं मोलनिया कक्ष या कक्षा। ध्रुवीय प्रदेशों में संचार संपर्क के लिए उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाली कक्षा को बोलते हैं मोलनिया कक्ष या मोलनिया कक्षा बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। और इसका जो कक्षीय झुकाव होता है वो 62 डिग्री का होता है। कक्षीय झुकाव। कक्षा का परिक्रमण काल होता है 12 घंटे का। ठीक है। और एक शब्द है ग्रेगू। ग्रेगू एक शब्द है। ये क्या है? ग्रेगू क्या है भाई? ये क्या बोलते हैं इसमें कि जैसे माँ होती है ना, माँ एक बच्चे को जन्म देती है, अपने शरीर से ही जन्म देती है ना, तो वैसे ही सेल्फ रिप्लिकेटिंग मशीनें होती हैं जो अपनी जैसी मशीनें बना देती हैं। सेल्फ रिप्लिकेटिंग मशीनें होती हैं। ठीक है। इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है? दुनिया को बर्बाद करने के कॉन्सेप्ट इनके द्वारा। जैसे मान लीजिए कि एक जो सेल्फ रिप्लिकेटिंग मशीनें हैं जो अपने ही खुद से अपने जैसी एक मशीन का निर्माण कर दें और उससे ये कॉन्सेप्ट रखा जाए दुनिया को बर्बाद करना है, उसी को ग्रे गू जैसे शब्द के लिए, ग्रे गू जैसे शब्द से प्रतिबिंबित किया जाता है, मतलब दर्शाया जाता है। ठीक है, तो वही है ग्रे गू। याद रखना है इस शब्द का पहली बार प्रयोग 1986 में हुआ था एरिक ड्रेक्सलर महोदय के द्वारा। उनकी एक किताब थी इंजन्स ऑफ क्रिएशन। इंजन्स ऑफ क्रिएशन एक किताब है, लिखा इसको एरिक ड्रेक्सलर महोदय ने। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बात याद रखनी है। इस शब्द का प्रयोग 1986 में हुआ था। ठीक है ना। साहेल अफ्रीका के पश्चिमी तट मतलब अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक का विस्तृत एक क्षेत्र है। साहेल, साहेल के बारे में हम सब बात किए थे जब हम पढ़ा रहे थे सहारा रेगिस्तान से संबंधित कुछ बात थी, है ना। उसमें मिस्र से भी शामिल था, लीबिया, है ना, नाइजर। अभी 3 देश जो निकाले गए हैं, अफ्रीका इकोनॉमिक फोरम करके कुछ एक संस्था थी, उससे 3 देश निकलने की अपनी घोषणा तो अभी नहीं की है, लेकिन उनको बाहर निकलने की बात की गई है। तो वो तीनों साहेल क्षेत्र में शामिल हो गए ना, उसी से संबंधित एक शब्द है। ठीक है, याद रखना इसको। उसमें तीनों क्षेत्र जो थे वो बर्किना फासो, नाइजर, माली ऐसे करके नाम थे ना। ये आप लोगों को हम पहले भी पढ़ाए हैं। ये क्षेत्र जो है अटलांटिक महासागर से लाल महासागर क्षेत्र तक फैला हुआ है, याद रखना है। सहारा रेगिस्तान उत्तर मध्य अफ्रीका के सवाना क्षेत्र के मध्य में विस्तृत है। ये क्षेत्र, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं, पहले भी आपने लिखा है। ठीक है, इस क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो साहेल क्षेत्र में आप देखेंगे तो आपका आएगा सेनेगल, सेनेगल आएगा, मारितानिया आएगा, मारितानिया भी आएगा, इसमें गिनी मारितानिया, माली आएगा, बुर्किना फासो है, नाइजर है, नाइजीरिया, चाड, सूडान, इरिट्रिया और दक्षिणी अल्जीरिया इसमें शामिल है। ठीक है, ये हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं, तो इसको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम अब बात करेंगे अगले टॉपिक की, उसका नाम है मानव के दिमाग में चिप इम्प्लांट किया गया है। ठीक है, मानव दिमाग में चिप इम्प्लांट किया गया है, चिप इम्प्लांट किया गया है, ये बात। ठीक है, किसने किया है? इंसान के दिमाग में हुआ है। किसने किया है? नाम है स्टार्टअप न्यूरालिंक ने। स्टार्टअप न्यूरालिंक ने ये काम किया है, याद रखना है। न्यूरालिंक ने क्या किया? सर्जिकल रोबोट के जरिए इस चिप को मस्तिष्क में लगाया है, सर्जिकल रोबोट के जरिए। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या हुआ? ये चिप जो है ना, एक छोटे सिक्के के आकार की है, जो ह्यूमन ब्रेन कंप्यूटर के बीच सीधे कम्युनिकेशन चैनल बनाएगी। वो जो सिक्के के आकार की चिप लगाई गई है, ये जो चिप है सिक्के के आकार की है, ये मनुष्य का जो ब्रेन है और कंप्यूटर
है ना। इन दोनों के बीच में क्या काम करेगी भाई, सीधे कम्युनिकेशन चैनल बनाएगी, ठीक है। के बीच में लिख लो इसको, सीधे कम्युनिकेशन चैनल बनाएगी, चैनल बनाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, ये हमको ध्यान रखना है। इस चिप का नाम क्या है, चिप का नाम है लिंक, लिंक इसका नाम है, चिप का नाम क्या है, लिंक नाम है, ठीक है। इस चिप के माध्यम से क्या होगा, इस चिप के माध्यम से जो दृष्टिहीन लोग होंगे ना वो भी देख लेंगे, पैरालिसिस के जो मरीज होंगे वो चल फिर सकेंगे, कंप्यूटर भी चला सकेंगे। इस चिप का ये यूज रहेगा भाई, ओके, ये हमें ध्यान रखना है। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है, बस इतना ही बहुत है इसमें, ठीक है। चलिए, ये रिसर्च बंदर वाला क्लोन हम सब देख चुके हैं पहले भी, है ना। हेलो, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम सब। बात है प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन की। बड़ा लंबा चौड़ा नाम है इसका, नाम है प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन की। क्या है ये भाई, इससे संबंधित क्या चीज आप जानते होंगे। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि 15 फरवरी की बात है, ये 15 फरवरी 2024 की बात है, हुआ है। कहां पर हुआ है, गुवाहाटी एक जगह है, कहां पे पड़ेगा, अपने आसाम में पड़ेगा, तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है। किसने किया है इसका आयोजन, तो उस मंत्रालय का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने, आईटी मंत्रालय है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इतना तो आपका कंप्लीट हुआ। इसका उद्घाटन फिर किसने किया, देखिए मंत्रालय तो यही है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, तो उसके मंत्री जी कौन है, राजीव चंद्रशेखर नाम है उनका, राजीव चंद्रशेखर नाम है इनका। इनके पास एक और मंत्रालय है, उसका नाम है कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है, इनके पास ये भी है। ध्यान रखना इसको थोड़ा सा, हो गया, जगह भी पता हो गई, डेट भी पता हो गई, उद्घाटन किसने किया वो भी पता हो गया, किसके माध्यम से किया गया है उस माध्यम का भी नाम लिख लीजिए, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से किया गया है, ठीक है, ये भी पता हो गया। इसमें क्या हुआ इस सम्मेलन के दौरान, तो भारत और विश्व के लिए भविष्य के विशिष्ट प्रतिभाओं को उन्नति के अवसर प्रदान किए जाने की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया गया है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, वैश्विक डिजिटलीकरण के बढ़ते प्रभाव पर भी चर्चा होगी। इसमें भारतीय युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, ये सारी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में नए अवसरों पर विचार विमर्श किया गया है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। इसमें लिख लेना है, इसमें प्रदर्शनी दिखाई गई है, नवोन्मेषी प्रदर्शनी दिखाई गई है, और जो नवोन्मेषी प्रदर्शनी है उनकी संख्या रही है 30 से भी अधिक। इस संख्या भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, कहीं हो सकता है संख्या में भी घालमेल हो जाएगा, तो आप क्योंकि याद तो किए रहेंगे लेकिन याद वो इतना नहीं आता है कि संख्या कौन सी थी, तो आप उसको सही कर सकते हैं, तो है ना, हो सकता है वो गलत रहे। तो 30 से अधिक नवोन्मेषी प्रदर्शनियां इसमें शामिल हैं। ये जो आयोजन होगा ये राष्ट्रीय विकास के लिए डिजिटल कौशल की शक्ति का उपयोग करने के लिए इसमें नेटवर्किंग रहेगी, सीखने और रणनीतियों पर सहयोग करने के लिए मंच भी उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। इसमें उद्देश्य भी देख सकते हैं थोड़ा सा, इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है नॉर्मल तरीके से ध्यान रखना, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कुछ है मामला ये, तो ऐसे भी याद रख लेंगे कि उद्योग और शैक्षिक संस्थानों के साथ कई सारी साझेदारियां बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसमें विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों को क्या किया जाएगा, उद्योगों की मांग और मानकों के अनुरूप तय कर दिया जाएगा।
इसमें लिख सकते हैं जिन्होंने रणनीतिक सहयोग स्थापित किया। इसमें रणनीतिक सहयोग किसने किसने दिया है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। रणनीतिक सहयोग देखो, एक तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान तो इसमें शामिल है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके अलावा इंटेल भी सहयोग प्रदान कर रहा है। HCL भी इसमें शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट किंड्रल भी सहयोगी तौर पर इसमें शामिल है। IIM रायपुर इसमें शामिल है। IIM रायपुर इसमें शामिल है। IITM ग्वालियर भी सहयोगी है भाई। साथ ही साथ इसमें विप्रो, इन सब जैसे करीब 20 से ज्यादा रणनीतिक सहयोग हैं इसमें। ठीक है, नाम याद रखना किस किसने इसमें अपना सहयोग दिया हुआ है। ठीक है, ये याद रखनी है। इसका प्रमुख विषय लिख लो। प्रमुख विषय क्या है इसका, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता, पूछ लिया जाए। प्रमुख विषय लिख लो। प्रमुख विषय क्या भाई, सेमीकॉन इंडिया हैशटैग फ्यूचर स्किल्स। ओके, ये इसका क्या है, विषय है। ठीक है, ये याद रखना इसमें, ये हमें ध्यान रखना है भाई। और इसमें क्या देख लिया जाए, ठीक है। इसमें एक चीज और याद रखना है, क्योंकि डिजिटल इंडिया भी इसमें जुड़ा हुआ है। भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चलाया ही जा रहा है, तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में भी पता होना चाहिए हमको। तो ये क्या भाई, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो भारत सरकार का है। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था बदलने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई भारत सरकार के द्वारा। कब की गई है, 1 जुलाई 2015 को भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ध्यान रखना है। इसके 9 स्तंभ हैं, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 9 स्तंभ हैं। वो 9 स्तंभ कौन कौन से, वो लिख लेते हैं हम सब। ठीक है, एक तो है ब्रॉडबैंड राजमार्ग, लिख लीजिए ब्रॉडबैंड राजमार्ग, एक तो ये स्तंभ हो गया। उसके बाद मोबाइल फोन के साथ सार्वभौमिक कनेक्टिविटी, ये दूसरा हो गया। इसके अलावा सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ध्यान रखना। इसमें ई गवर्नेंस भी शामिल है। ई गवर्नेंस जो प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार करने की बात होगी। इसके अलावा ई क्रांति भी इसके स्तंभ में शामिल है। ई क्रांति भी इसमें शामिल है। ई क्रांति भी ध्यान रखना, ये क्या करेगा, प्रशासन का इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण। ई क्रांति क्या करता है, लिख लीजिए तो, प्रशासन का इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण। अगला क्या है, सभी के लिए सूचना। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, ये ध्यान रखना। नौकरियों के लिए आईटी, नौकरी के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। और इसके साथ साथ इसका एक स्तंभ है प्रारंभिक फसल कार्यक्रम। ठीक है, ये इसके 9 स्तंभ हैं। ये 9 स्तंभ हमको पता होने चाहिए। ठीक है भाई। अब इसमें देखिए सवाल भी कई तरीके का पूछा जा सकता है। ओके, प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें, या फिर ऐसे हो सकता है निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें, या फिर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें, या फिर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के
प्रमुख 9 स्तंभों में से निम्न में से कौन शामिल नहीं या कौन कौन शामिल हैं, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। तो हमको ध्यान रखना है, और ध्यान इतना भी रखना पड़ेगा कि प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल जो शिखर सम्मेलन है वो 15 फरवरी को हुआ है कि 16 फरवरी को हुआ है, 14 फरवरी को तो नहीं हुआ था। ऐसा भी हमको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। कहां पर हुआ था, किसके माध्यम से हुआ था, कौन मंत्रालय ने आयोजन किया था, किस मंत्री ने इसका उद्घाटन किया था, क्यों किया गया था, कई सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी है। इसके रणनीतिक सहयोगी कौन है वो भी हमको पता होना चाहिए। इसका प्रमुख विषय क्या है वो भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है भाई, जी सर। ध्यान रखना इस बात का। अगला है हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट व्हीकल। तो मैम को नहीं देखी हुआ सर कॉल। हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट व्हीकल, ये क्या है भाई? हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट व्हीकल, ये क्या है? हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट व्हीकल क्या भाई? फरवरी 2024 में बात हुई है इसकी। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज का नाम इसमें शामिल है, याद रखना है। इसने कुछ बनाया है मानव रहित हवाई वाहन के रूप में, कुछ ऐसा है। ठीक है, अब देखिए बंगलुरु में संस्था का नाम है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। कहां पे है ये? बंगलुरु में है अपने, ठीक ना। इसने क्या किया है, इसने मानव नई पीढ़ी का है, याद रखना एक शब्द जुड़ा हुआ है इसमें, आभासी UAV क्या बोलते हैं? मानव रहित हवाई वाहन, है ना, यही बोलते हैं। ठीक भाई, आभासी मानव रहित हवाई वाहन का एक प्रोटोटाइप टाइप का कुछ जो हाई अल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट व्हीकल है, इसका परीक्षण हुआ, सफल परीक्षण किया गया है। बात समझ में आई? बंगलुरु के नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा नई पीढ़ी के आभासी मानव रहित हवाई वाहन का एक प्रोटोटाइप हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट व्हीकल्स का सफल परीक्षण किया गया है। बात क्लियर? अगर देखेंगे थोड़ा सा, ये सामान्य रूप से जो UAV होता, मानव रहित हवाई वाहन होता है, उससे थोड़ा सा अलग है, बस थोड़ा सा अलग है, सामान्य UAV से अलग है। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। ठीक है, लिख लो इसको, पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित है, और याद रखना ये महीनों तक हवा में रह सकता है। ठीक है, जमीन से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, ये भी ध्यान रखना, जमीन से लगभग 20 किलोमीटर। ओके, अब ये जो है इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? HAPS बोलते हैं, नहीं HAPS। वैसे इसको हेल भी कह सकते हैं, HALE, हेल मतलब उच्च ऊंचाई वाले आभासी उपग्रह वाहन, ऐसे नाम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर एल वेंकट कृष्णन। तो एक शब्द आपको यह भी पता हो गया होगा कि डॉक्टर एल वेंकट कृष्णन निम्न में से किससे संबंधित हैं, या किस योजना से संबंधित हैं, किस संस्था से संबंधित हैं। योजना की बात आएगी तो हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से संबंधित है, सैटेलाइट व्हीकल से संबंधित है। किसी संस्था का नाम आएगा तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज से संबंधित एक वैज्ञानिक हैं। ठीक है ना, ये आपको पता हो गया इतना। तो डॉक्टर एल वेंकट कृष्णन ने जिस टीम ने हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट को व्हीकल्स को बनाया है, सफल परीक्षण किया है, उस टीम का नेतृत्व कर रहे थे। इनका नाम भी याद रखना आपने को। ठीक है, याद रखना है ये जो आपका ये हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट वाला मामला जो है, मानव रहित हवाई वाहन का प्रोटोटाइप के रूप में आभासी वाला टाइप जो है, इस मामले में भारत कोई दूसरा देश नहीं है, ना तो 5वां देश है, ना तो 10वां देश है। भारत पहला देश है, क्योंकि इससे पहले किसी भी देश को यह महारत प्राप्त नहीं हुई है। बात क्लियर हो गई? भारत पहला देश बन गया इस मामले में।
ठीक है, ओके, ध्यान रखना। यस सर। हाँ, इसमें एक नाम है ज़ेफिर। ज़ेफिर एक नाम है, और ज़ेफिर ने क्या किया था, एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ज़ेफिर एक ऐसा वाहन टाइप का, वो भी है एरोस्पेस वाहन टाइप का है, जो 64 दिन तक उड़ान भर रखा था। उसने विश्व रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले उसने 64 दिन तक की उड़ान भर रखी थी। ये उसका रिकॉर्ड रहा है। अब ये बन गया है, जो महीनों तक चल सकता है, लंबा, है ना, ये ध्यान रखना है। अब सामान्य यूएवी से अलग है, तो सामान्य यूएवी क्या करता है भाई, तो सामान्य यूएवी या फिर बोले तो उसको ड्रोन, वो बैटरी से चलता है। सामान्य यूएवी कैसे चलता है, बैटरी से चलता है। ये चलता है भैया अपने सौर ऊर्जा से चलेगा। सामान्य यूएवी जो ड्रोन होगा वो कुछ घंटे तक हवा में, कुछ घंटे से ज्यादा हवा में नहीं रह सकता है। ये भैया महीनों तक रह सकता है हवा में, उड़ता रहेगा, है ना। ड्रोन की जो निगरानी होती है निरंतर प्रभावी ढंग से नहीं की जा सकती, कर पाता है, लेकिन ये निगरानी भी अच्छे ढंग से करेगा, ओके। साथ ही साथ ड्रोन 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है क्या, उतनी ऊंचाई तक तो जाता भी नहीं। ये उसके ड्रोन की अपेक्षा ज्यादा ऊंचाई तक जा सकता है। बात समझ रहे ना, 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, मतलब अच्छी खासी क्षमता है इसकी, ओके। यस सर। ध्यान रखना इतना कुछ। इसके अलावा उपग्रहों से अगर इसकी बात करें, उपग्रहों से अगर इनकी तुलना करेंगे, तो उपग्रह क्या करता है, बहुत बड़े क्षेत्र का निरीक्षण करता है। पृथ्वी की निम्न कक्षा में लगातार चक्कर लगाता रहता है। ये चक्कर वक्कर लगाने का काम नहीं है इसका, ये 20 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाएगा उपग्रह। और इसमें ये अंतर हो जाएगा, उपग्रह भाई 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक उसको ले जाके स्थापित किया जाता है। ये 20 किलोमीटर मात्र जाएगा नहीं। उपग्रह बहुत महंगे होते हैं, ये उतना महंगा नहीं है। ये भी एक बात है इसमें, ठीक है। और एक बात और याद रखना, उपग्रह एक बार खराब हुआ अगर, तो उसको फिर से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, लेकिन इसका क्या काम होगा, इसको हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं उपग्रह में, और इसमें ये भी अंतर है, ठीक है ना। अब हैप्स का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ड्रोन और उपग्रहों में जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना है इसी हैप्स के माध्यम से। हैप्स मतलब हाई अल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट व्हीकल के माध्यम से हमें उपग्रह की कमी को दूर करना है, ड्रोन की कमी को भी दूर करना है, ठीक है ना। और याद रखना है, निगरानी के लिए, सटीक निगरानी के लिए ज्यादा कारगर साबित हो सकता है आपका ये हैप्स, ओके। ये बात याद रखनी भाई, ओके। अच्छा, इसकी स्पीड की बात कर लेना, तो इसकी स्पीड भी सामान्य जो ड्रोन है ना, ड्रोन से कम स्पीड इसकी होती है, मतलब 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा, मजाक नहीं है, है ना। बाकी तो सब बता ही दिए हैं। 5 मीटर रिजोल्यूशन के साथ 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निगरानी रख सकता है अकेले, इतना लंबा चौड़ा एरिया है इसका, ओके। 8.5 घंटा बिताया गया था इसके द्वारा फरवरी में ही, अभी अपने इसी फरवरी में। मार्च में इसको 24 घंटे उड़ान भरने की योजना बनाई जा रही है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा। मार्च में 24 घंटे उड़ान भरने की क्षमता टाइप बनाया जा रहा है, और 2027 तक कोशिश है कि 2027 तक इसको पूरे 90 दिन तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम बनाया जा सके। बात समझ रहे ना। वो जो जिफर देखे थे, जिफर हमारा क्या कर रहा था, 64 दिन तक उड़ान भरा था लगातार, और ये इसको 90 दिन तक का बनाने की बात चल रही है कि 90 दिन तक उड़ान भरेगा लगातार ये, ठीक है। बस समझ रहे ना, कितना सारा काम करेगा फिर ये। चुनौतियां बहुत सारी हैं इसमें। चुनौतियां इसमें अगर देखेंगे तो इसमें उड़ान भरना है, पेलोड को चालू रखना है, बैटरी को चार्ज करना है, तो उसके लिए भैया सौर ऊर्जा उतनी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। ये सबसे बड़ी कमी है, चुनौती है सबसे बड़ी। दूसरी चुनौती ये है, पूरी रात जब परिचालन करेगा तो उसको बैटरी कहाँ से चार्ज होगी, क्योंकि सोलर एनर्जी से चलेगा ना, सौर ऊर्जा से चलने वाला है, चंद्रमा से तो रोशनी मिलेगी नहीं उसको। इसके डिजाइन संबंधी भी चुनौतियां हो सकता है, तकनीकी कुशलता उतनी अच्छी खासी नहीं है अभी हमारी। हमको किसी से लेना पड़ेगा तो वो हो सकता है मुंह बनाए, नहीं हम नहीं देंगे, हम काहे दे दे, अभी तो हम नहीं बना पाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं इसमें। और याद रखना, एक समताप मंडल है 8 से 18 किलोमीटर तक है अपना, वो क्या बोलते हैं जो क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर तो समताप न मंडल स्टार्ट होता है। तो 20 किलोमीटर तक जाएगा ये, तो समताप मंडल में न उड़ान भरेगा, तो हवाई यातायात जो होंगे वो भी हो सकता है बाधित हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत ना हो जाए। ये भी एक चुनौती ही है इसके लिए, बात समझ रहे हैं ना। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। हवा की गति भी बहुत कम है, हल्के वजन वाले विमान के स्थिर रहने के लिए जो आदर्श होती है।
ऊंचाई उस क्षेत्र से बहुत ऊपर है जहां नागरिक विमान उड़ान भरते हैं, है ना। ये कुछ है इसमें चुनौतियां। इससे बिजली संसाधनों पर ज्यादा बोझ पड़ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु को गर्म रखने की आवश्यकता होगी। समस्या ये भी है कि इस ऊंचाई पर तापमान -50 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तक गिर सकता है, फिर तो और भी समस्या हो जाएगी, वो भी एक चुनौती का मामला है। ठीक है, तो ऐसे कुछ है। इसका प्रयोग क्या है, इसका प्रयोग लिख लेते हैं। प्रयोग क्या है इसका, अनुप्रयोग या प्रयोग की बात करें तो निगरानी के मामले में निगरानी करेगा भाई, ये निगरानी कर लेगा। दुश्मन के इलाके में जाना होना नहीं है इसको, दुश्मन के इलाके में गए बगैर, गए बिना या घुसे बिना ही ये 200 किलोमीटर अंदर तक निगरानी करने में सक्षम है। बाघा बॉर्डर पर ले जाके खड़ा कर दिया गया, पाकिस्तानों के 200 किलोमीटर क्षेत्र को देख रहा है, ये अच्छे से नहीं देख रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, एक ये भी है। आपदा प्रबंधन मामले में भी इसका यूज किया जा सकता है, आपदा मामले में, प्रबंधन के मामले में इसका प्रयोग हो जाएगा। दूर दराज के क्षेत्र में मोबाइल संचार नेटवर्क प्रदान करेगा, ये मोबाइल संचार नेटवर्क प्रदान करेगा, ये भी ध्यान रखना, संचार नेटवर्क प्रदान करेगा। ये जियोलॉजिकल सेवा में भी मदद करेगा, जियोलॉजिकल सेवा में भी मदद करेगा। इतने सारे इसके अनुप्रयोग हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अभी उम्मीद यही है कि भारत को इससे लाभ मिलेगा, बाकी तो देखा जाएगा। अब इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, अब इससे संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछा जाएगा, इतना तो आप बताने में सक्षम हो गए हैं कि आप उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, कि नहीं कर पाएंगे। कर ठीक लेंगे है? सर।